नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लीगल मैगजीम्स यानी कि विधिक सूक्ति का पार्ट 2 देखेंगे। तो देखते हैं, इसमें पहला लीगल मैगजीम है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है? अ मैटर ऑलरेडी जज्ड, यानी कि ऐसा कोई मामला जिसपे पूर्व न्याय हो चुका है। जो मामला न्यायालय द्वारा तय यानी निर्णीत हो चुका है, वह दोबारा मुकदमे का विषय नहीं बन सकता। यानी कि जिस मामले पे, जिस मैटर पे एक बार न्यायालय ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया है, आप उसी मामले पर दोबारा से मुकदमा दायर नहीं कर सकते। माना कि ए और बी नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनका कोई विवाद न्यायालय में चल रहा है। यदि उस मामले पे न्यायालय ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया है, तो ये दोनों पक्ष फिर से उस मामले पे दोबारा मुकदमा दायर नहीं करा सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये है रेस जुडिकाटा का मतलब, जिससे कि एक ही मुकदमे पे बार बार फाइल करने से किसी चीज को रोका जा सके, वह बताया गया है रेस जुडिकाटा विधिक सूक्ति के अंतर्गत। आगे देखते हैं कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बीवेयर, यानी कि जो क्रेता है, जो खरीदार है, उसको सामान खरीदते समय स्वयं सतर्क रहना चाहिए। तो यह बताया गया है कैविएट एम्प्टर लीगल मैगजीम में, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी क्रेता है, जो भी खरीदार है, वह सामान खरीदते समय स्वयं सतर्क रहे। नेक्स्ट है स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू यानी कि द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी यथा स्थिति, जैसी स्थिति है वैसी बनी रहे, वर्तमान स्थिति जैसी है वैसी बनी रहे। तो ये है स्टेटस क्यू का मतलब। इसमें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ देख लेते हैं, राम सुमेर पुरी महंत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1985 का यह केस है। दोस्तों, यह केस एक संपत्ति पर कब्जे के विवाद से संबंधित है, जिसपे कि सिविल मुकदमा चल रहा था, और इसमें क्रिमिनल कोर्ट सीआरपीसी की धारा के तहत कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने इस पे फैसला सुनाया कि इस मामले में स्टेटस क्यू है, यानी कि जब सिविल कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाए और क्रिमिनल कोर्ट को अपनी इसके समानांतर कार्रवाई करके या इस संपत्ति को कुर्क करके स्थिति को नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटस क्यू से संबंधित एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम है, इसको आपको ध्यान रखना है। टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, यानी कि स्वेच्छा से जोखिम लेने वाले व्यक्ति को हुई चोट या हानि के लिए कानून क्षतिपूर्ति नहीं देता। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब है टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, यानी जिस आदमी ने अपनी स्वेच्छा से जोखिम ली, तो उसे यदि चोट हुई है या हानि हुई है, तो कानून उसकी क्षतिपूर्ति नहीं देता। ये बताया गया है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया में। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब 1933 का यह केस है। इस केस में क्या हुआ था दोस्तों कि जो ये ब्रुकलैंड्स मोटर रेसिंग क्लब था, इसमें क्या हुआ, एक रेस के दौरान एक कार जो है नियंत्रण खो के दर्शकों की ओर जो है उछल के गिर गई, जिसमें से एक दर्शक घायल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसके बाद जब इस पे विवाद हुआ, मुकदमा हुआ, तो इसमें कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया, इसमें कोर्ट ने जो ये ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब था, इसके पक्ष में अदालत ने जो है फैसला सुनाया, और अदालत ने कहा कि जो आयोजक हैं, इन्होंने ट्रैक और सुरक्षा उपायों को के साथ उचित सावधानी बरती थी, और इसमें वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का भी सिद्धांत लागू हुआ, जिसमें दर्शक जो है स्वेच्छा से मोटर रेसिंग जैसे जोखिम भरे खेल देखने आए थे, और वे इसके बारे में भली भांति अवगत थे। ठीक है, तो दोस्तों, ये हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब जो 1933 का केस है, ये वॉलेंटी नॉन फिट इंजरी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अमाइकस क्यूरी। अमाइकस क्यूरी इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यानी कि न्यायालय का मित्र।
जो ये लीगल मैगजिम है अमाइकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट इसका मतलब है यानी न्यायालय का मित्र। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे। अमाइकस क्यूरी में ऐसा वरिष्ठ वकील जो स्वयं पक्षकार नहीं होता लेकिन न्यायालय की सहायता के लिए निष्पक्ष रूप से कानूनी राय देता है। दोस्तों कई बार यदि आप देखोगे, आपने केस लॉ देखे होंगे या आपने कई बार कोर्ट रूम्स की जो वीडियो डाली रहती हैं उसमें आपने देखा होगा कई बार जज जो है, जो सीनियर वकील रहते हैं, उनसे कई बार किसी मामले में सलाह लेते हैं तो वहां पे कहा जाता है, परंतु वो वकील जो है वो पक्षकार नहीं होता, वो किसी भी पक्ष की साइड नहीं रहता, वह सिर्फ न्यायालय की सहायता के लिए निष्पक्ष रूप से कानूनी राय देता है। तो इसे ही कहते हैं अमाइकस क्यूरी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लेक्स लोकाई एक्टस। लेक्स लोकाई एक्टस का मतलब है लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द एक्ट इज डन, यानी कि जिस स्थान पर कोई कार्य किया गया हो उसी स्थान का कानून लागू होगा। ठीक है, तो दोस्तों लेक्स लोकाई एक्टस में बताया गया है कि जिस भी स्थान पर कृत्य होगा, जहां पर कार्य किया गया है, उसी स्थान का कानून लागू होगा। दोस्तों जैसे इसको हम उदाहरण से समझते हैं, इसका एग्जाम्पल है यदि कोई दुर्घटना या कोई भी ऐसा अपकृत्य जापान में हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो उस दुर्घटना से जुड़े जो भी कानूनी दाव हैं वह जापान कानून, जो वहां पे जापान का कानून है वह उन पे लागू होगा, न कि किसी और देश का। ठीक है, तो जिस देश में या जहां पे भी कृत्य हो रहा है उसी देश का और उसी जगह का कानून लागू होगा, ना कि किसी दूसरी जगह या दूसरे देश का। ठीक है, तो यह बताया गया है लेक्स लोकाई एक्टस में। इससे संबंधित एक केस लॉ भी है फिलिप वर्सेस आयर का, जो 1870 का एक केस है। इसको भी दोस्तों आपने ध्यान रखना है। आगे है एड लाइटम। एड लाइटम इसका मतलब है फॉर द पर्पस ऑफ द सूट और लिटिगेशन, यानी किसी विशेष मुकदमे या वाद के लिए। तो एड लाइटम का मतलब हो गया फॉर द पर्पस ऑफ द सूट और लिटिगेशन, यानी कि किसी विशेष मुकदमे या वाद के लिए। इसको दोस्तों केस लॉ से समझते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है रामचंद्र आर्या वर्सेस मान सिंह एंड अनदर, 1968 का यह केस है। तो इस केस में क्या हुआ दोस्तों कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे उनके खिलाफ जो है सिविल कार्रवाई चलाई गई, और उस पे उन्हें जो है, जो मानसिक रूप से विकृत थे या जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, उनके लिए कोई भी एड लाइटम, यानी उनके लिए कोई भी एड लाइटम एज अ गार्डियन एड लाइटम की तरह नियुक्त नहीं किया गया, और उस पे जो है कोर्ट ने अपनी डिक्री दे दी, यानी ऑर्डर पास कर दिया। बाद में जब उस मुकदमे पे फिर से चैलेंज किया गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह आया कि यदि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को बिना गार्डियन एड लाइटम के कोई डिक्री पारित कर दी जाती है या कोई डिक्री या कोई ऑर्डर दे दिया जाता है, तो वह ऐसी डिक्री, ऐसा ऑर्डर शून्य माना जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि किसी भी नाबालिग और किसी भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को बिना एड लाइटम के यदि उनके केस में कोई डिक्री या ऑर्डर सुना दिया जाता है तो वह शून्य होगा, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। यह बताया गया है एड लाइटम में। ठीक है, आगे देखते हैं एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया का मतलब है एज अ मैटर ऑफ ग्रेस और आउट ऑफ गुडविल, यानी कि कानूनी बाध्यता के बिना कृपा या सद्भावना के आधार पर दिया गया। तो एक्स ग्रेशिया का मतलब है बिना किसी कानूनी बाध्यता के, यानी कि कृपा पूर्वक या सद्भावना के आधार पर दिया गया। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे किसी राज्य में बाढ़ के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, सरकार पर प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजा देने की कानूनी बाध्यता नहीं होती, लेकिन फिर भी राज्य सरकार मानवीय आधार पर मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति देती है। दोस्तों एक एग्जाम्पल है, किसी राज्य में यदि बाढ़ के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है तो सरकार पर प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजा देने की
कानूनी बाध्यता नहीं होती, लेकिन फिर भी राज्य सरकार मानवीय आधार पर, किस पर, मानवीय आधार पर जो मृतक हैं उनके परिवारों को 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति देती है। तो जो ये राशि है यह एक्स ग्रेशिया पेमेंट कहलाएगी। ठीक है, यानी कि बिना किसी कानूनी बाध्यता के कृपा या सद्भावना के आधार पर दिया गया, उसे कहते हैं एक्स ग्रेशिया। ठीक है, नेक्स्ट है नूडम पैक्टम। नूडम पैक्टम का मतलब है नेक्ड एग्रीमेंट, यानी कि बिना प्रतिफल, बिना कंसिडरेशन का वादा। तो इसमें बोला गया है बिना किसी प्रतिफल यानी कंसिडरेशन के किया गया कोई भी समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा कोई समझौता जिसमें प्रतिफल नहीं है वह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता। यह बताया गया है नूडम पैक्टम, जो लीगल मैगजीम है इसमें बताया गया है नेक्ड एग्रीमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रीमा फेसी। प्रीमा फेसी का मतलब है एट फर्स्ट साइट, यानी कि प्रथम दृष्टया। तो प्रीमा फेसी एट फर्स्ट साइट यानी प्रथम दृष्टया, जब उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों से पहली ही दृष्टि में कोई मामला सिद्ध होता हुआ प्रतीत हो या लगता है तो उसे प्रीमा फेसी मामला कह सकते हैं। यानी कि यदि तथ्यों और साक्ष्यों को देख के पहली दृष्टि में यह लग जाए कि यह मामला सिद्ध होने लायक है तो उसे कहेंगे प्रीमा फेसी मामला। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी लेखक की किताब को बिना उसकी अनुमति के छाप दिया गया तो यह कॉपीराइट उल्लंघन का प्रीमा फेसी केस है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ यह दिख रहा है कि उस लेखक की अनुमति के बिना उसकी पुस्तक को छाप दिया गया, तो यह प्रीमा फेसी का केस बन रहा है कि इसमें सीधे सीधे कॉपीराइट उल्लंघन का प्रीमा फेसी का केस बन रहा है, तथ्यों को देख के और साक्ष्यों के देख के पहली ही दृष्टि में। ठीक है, तो प्रीमा फेसी का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट, यानी कि प्रथम दृष्टया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेमो जुडेक्स इन कोसासुआ, यानी कि डो वन शुड बी अ जज इन देयर ऑन केस, यानी कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता। तो यह बताया गया है नेमो जुडेक्स इन कोसासुआ में दैट नो वन शुड बी अ जज इन देयर ऑन केस। तो कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता। इसका दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है डाइमेस वर्सेस ग्रैंड जंक्शन कैनाल 1852 का यह केस है। अब इस केस में क्या होता है दोस्तों कि डाइम्स नामक जो ये व्यक्ति रहता है, यह जो है जो ये ग्रैंड जंक्शन कैनाल है इस पे, इस कंपनी पे जमीनी विवाद को लेकर मुकदमा करता है। और जो ये सुनवाई करने वाला न्यायाधीश था उसके पास जो है जो एक ग्रैंड जंक्शन कैनाल कंपनी है इसके शेयर थे, जो कि उनके वित्तीय हित को भी दर्शाता था, और उन्होंने इस पर फैसला दे दिया। बाद में जब इस पे मुद्दा उठा, इस पे इश्यूज आए, तो उसमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, जो सर्वोच्च न्यायालय था, उसने यह फैसला सुनाया कि जो जिस न्यायाधीश ने इस पे निर्णय दिया है उनका निर्णय अमान्य होगा, क्योंकि उनका ग्रैंड जंक्शन जो एक कैनाल कंपनी है इसमें शेयर था, जिस कारण वो निष्पक्ष निर्णय लेने में अक्षम थे। तो यह केस जो है नेमो जुडेक्स इन कोसासुआ की श्रेणी में आता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है दोस्तों, इस केस लॉ को भी ध्यान रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है नेमो जुडेक्स इन कोसासुआ से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पोंडिट सुपीरियर, यानी कि लेट द मास्टर आंसर, मालिक को जवाब देने दो। तो जो ये रेस्पोंडिट सुपीरियर जो ये लीगल मैगजीम है इसका मतलब है लेट द मास्टर आंसर, लेट द मास्टर आंसर, यानी कि जो मालिक है उसको जवाब देने दो। दोस्तों एक इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती 1962 का एक केस है। दोस्तों इस केस ने तय किया कि जो राज्य है वो अपने कर्मचारियों द्वारा जो गलत कर्म है उसके लिए उसी तरह जिम्मेदार होता है जैसे कि कोई निजी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई गलत काम। तो इस केस में होता क्या है दोस्तों कि कलेक्टर की जीप का कोई चालक रहता है, उसकी लापरवाही से एक दुर्घटना हुई,
जिसमें विद्या देवी जो ये है इनके पति की मृत्यु हो जाती है। अब विद्या देवी ने मुआवजे के लिए राज्य सरकार पर मुकदमा किया, क्योंकि जो वो जीप चला रहा था वो चालक वह सरकारी जीप थी और वह राज्य का सरकारी कर्मचारी था। ठीक है, तो इस पे राज्य ने संप्रभु प्रतिरक्षा यानी सोवरेन इम्यूनिटी का हवाला देते हुए कह दिया कि कर्मचारियों के गलत कामों के लिए राज्य उत्तरदायी नहीं है। परंतु बाद में इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह आया कि न्यायालय ने अपने राज्य कर्मचारियों के गलत काम के लिए प्रतिनिधिक रूप से जिम्मेदार होगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया और राज्य को मुआवजे के लिए भुगतान करने का आदेश दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है रिस्पोंडेंट सुपीरियर से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।